सभी को नमस्कार मित्रों। भटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में। कल हमने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ एक फैक्ट जिसमें कि लोक अदालत, PIL, 99वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के बारे में हम बात करेंगे। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के PDFs भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है IAS प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप YouTube पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स, पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, CSET 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोज अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोज ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 PDF भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत PDF बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही PDF फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी PDF फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से PDF के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और PDFs मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि IAS प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए IAS प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के, प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी MCQs रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं। 2004 से लेकर IAS प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स MCQs कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉयड ऐप भटनेर IAS डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 214 में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में
या प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। अब देखिए इसमें दो तीन बातें क्लियर हो रही है। नंबर एक तो कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद कौन सा है 214, और सुप्रीम कोर्ट का किस में था, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख है, ये लिखा गया है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, ऐसा लिखा गया है। अब दूसरे इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा। इसका मतलब कि जितने राज्य हैं उतने हाई कोर्ट होंगे। लेकिन उसके बाद एक अनुच्छेद लिखा गया है, अनुच्छेद 231। हमें इन दोनों अनुच्छेदों को मिला के पढ़ना होगा। जब हम अनुच्छेद 214 पढ़ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन की स्कोप है कि अगर प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा तो 28 राज्य हैं तो 28 हाई कोर्ट होने चाहिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 उनके हाई कोर्ट होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 231 में लिखा गया है, अनुच्छेद 231 में लिखा गया है कि संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट का प्रावधान कर सकती है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होगा। देखिए पंजाब का एक हाई कोर्ट है, हरियाणा का एक हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ का एक हाई कोर्ट है, लेकिन तीनों का जॉइंट हाई कोर्ट है। जब पंजाब को हाई कोर्ट की जरूरत होगी तो उसको वहाँ से सुविधा मिलेगी, जब हरियाणा को हाई कोर्ट की जरूरत होगी तो उसको वहाँ से सुविधा मिलेगी, और जब चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को जरूरत होगी तो उसको सुविधा मिलेगी। तो पंजाब का भी हाई कोर्ट है, हरियाणा का भी हाई कोर्ट है और चंडीगढ़ का भी हाई कोर्ट है, लेकिन है कैसा, संयुक्त। क्योंकि अनुच्छेद 231 ये साफ साफ शब्दों में उल्लेख कर रहा है कि संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक जॉइंट हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकती है। यानी कि ऐसा नहीं होगा, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई राज्य या फिर कोई संघ शासित प्रदेश जिसको हाई कोर्ट की सुविधा ही न मिले, ऐसा नहीं हो सकता। उसको मिलेगी, चाहे उसका स्वयं का हाई कोर्ट हो या फिर कोई जॉइंट हाई कोर्ट हो। तो अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद कानून बनाकर ऐसा प्रावधान कर सकती है। यहाँ पे एक अनुच्छेद का जिक्र मैं और करना चाहूँगा और वो अनुच्छेद है 230। अनुच्छेद 230 में लिखा गया है कि संसद कानून बनाकर एक काम और कर सकती है। क्या कर सकती है? संसद कानून बनाकर किसी हाई कोर्ट को किसी संघ शासित प्रदेश के लिए उसका विस्तार कर सकती है। अब मान लीजिए कि एक कोई स्टेट है और उसका अपना हाई कोर्ट है और उसके टच में कोई केंद्र शासित प्रदेश है। अब जैसे मैं पंजाब की बात कर रहा था तो मैं यहाँ पे पंजाब की बात कर लेता हूँ। भी पंजाब राज्य का प्लस हरियाणा राज्य का अपना एक हाई कोर्ट है। ये देखिए अपना एक हाई कोर्ट है, लेकिन इनके टच में एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए हाई कोर्ट का विस्तार किया गया और चंडीगढ़ को उसमें ऐड किया गया। संसद ऐसा भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए जो अनुच्छेद काम करेगा वो अनुच्छेद होगा 230। शब्दों को समझना, कोई हाई कोर्ट है और उस हाई कोर्ट को किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विस्तृत करना है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उस हाई कोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध करवानी है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 230 का प्रयोग करते हुए संसद ऐसा कर सकती है। अब आपके सामने प्रश्न बन सकते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए असत्य कथन छांटना है। पहला आ गया कि अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख है, ठीक है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, ठीक है। नंबर 3, किसी संघ शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट का विस्तार करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। और ऑप्शन आ गया
2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। अब मान लीजिए 4 ऐसे ऑप्शन आ गए और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है। मैं दोबारा से, क्योंकि मैं ये पूरी बात बोर्ड पे इतनी जल्दी लिख नहीं सकता, मैं वाक्य को दोहरा देता हूं। आपको छांटना है असत्य कथन। पहला कथन है कि अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख है, तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है, बिल्कुल है। संघ शासित प्रदेशों के लिए किसी हाई कोर्ट का विस्तार करने का अधिकार राष्ट्रपति में निहित है क्या ऐसा? नहीं है। राष्ट्रपति आ गया तो भी प्रश्न गलत होगा। यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर लिख दिया तो भी गलत होगा। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन लिख दिया तो भी गलत होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लिख दिया तो भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द आएगा और वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है पार्लियामेंट, यानी कि संसद। यानी संसद ही ऐसा कर सकती है। तो आपको थोड़ा ख्याल रखना है। कल जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, तो वृद्धि कौन करेगा? संसद। और जब 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक हाई कोर्ट के अंडर में लाना है, तो ऐसा कौन करेगा? संसद। किसी संघ शासित प्रदेश के लिए किसी हाई कोर्ट की व्यवस्था करनी है, तो ऐसा कौन करेगा? संसद। ऐसा हमेशा संसद ही कर सकती है, ऐसा हमेशा पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो इन 2-3 जो फैक्ट हैं, इनको अपने दिमाग में रखना है। अगला देखिए, वर्तमान में अगर प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 हाई कोर्ट हैं। 2019 से पहले की बात करते हैं तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी थी? 24 हाई कोर्ट थे। लेकिन आपको आइडिया होगा, मैं थोड़ा सा पहले इसको क्लियर कर लो कि 24 हाई कोर्ट थे कब तक? 2019 तक। फिर थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि तैयार करता हूं कि 2014 में जो आंध्र प्रदेश राज्य था, इसका विभाजन हो गया और इसका विभाजन होकर 2 स्टेट बन गई। वो 2 स्टेट कौन कौन सी बनी? उनमें से एक तो आंध्र प्रदेश है ही, और दूसरी जो स्टेट बनी वो कौन सी बनी? तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना का जन्म कब हुआ? 2014 में। 2014 से पहले तेलंगाना नाम का कोई राज्य नहीं था। तो 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना बना था। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, राज्य के रूप में उसकी जो भूमिका थी समाप्त कर दी। तो दोबारा से राज्य कितने हो गए? 28। खैर, तो देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य का अपना हाई कोर्ट था, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट बन गई, तो जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट था वो आ गया तेलंगाना में, हैदराबाद में, क्योंकि तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में हाई कोर्ट था, और वो अब हाई कोर्ट किसका हो गया था? तेलंगाना का हो गया था, क्योंकि वो तेलंगाना की धरती पर था। तो 2014 से लेकर 2019 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही हाई कोर्ट से काम चलाते रहे। चला सकते हैं, बहुत से ऐसे हाई कोर्ट हैं जो जॉइंट हैं, लेकिन शायद इनकी जती नहीं या जो भी है, तो आंध्र प्रदेश को अपना अलग हाई कोर्ट की आवश्यकता महसूस हुई। तो 2019 में संसद ने कानून बनाकर इसका अपना हाई कोर्ट स्थापित कर दिया। कहां पर? अमरावती में। तो अंतिम जो 25वां जो हाई कोर्ट है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 25वां हाई कोर्ट है वो किस राज्य में स्थापित किया गया? और देखिए, कॉमन सेंस कभी कभी ज्यादा कॉमन सेंस खराब भी कर जाता है, और कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं है कि वो हर किसी में हो। क्योंकि हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई तेलंगाना जो राज्य है वो 2019 में बना, और 2014 में बना। तो चूंकि लास्ट में तेलंगाना बना है, बिल्कुल लास्ट में जो नया राज्य बना है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो 25वां जो हाई कोर्ट बना होगा वो तेलंगाना में बना होगा, जबकि ये गलत है। क्योंकि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश वाला हाई कोर्ट मिल गया था, तो आंध्र प्रदेश के पास अपना हाई कोर्ट नहीं था। तो 25वां जो हाई कोर्ट बना वो आंध्र प्रदेश में बना, और अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है उसमें स्थापित किया गया। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि 25 हाई कोर्ट वर्तमान में संचालित है। अब देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अपना जो पढ़ने का क्रम रहेगा, शायद अब तक आपको मेरी शैली तो समझ में आ गई होगी कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, जो पढ़ाने का जो मेरा क्रम है वो कैसा है। जैसे हम पढ़ते हैं, पहले पद पढ़ते हैं, फिर हम
योग्यताएं पढ़ते हैं, फिर हम नियुक्ति या निर्वाचन जो भी है वो पढ़ते हैं, फिर हम शपथ पढ़ते हैं, फिर हम कार्यकाल पढ़ते हैं, फिर हम हटाने की प्रक्रिया समझते हैं, त्यागपत्र कौन किसको देता है वो देखते हैं, और फाइनली जो संस्था है, जो पद है, उसके क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं और क्या उसकी आधिकारिता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी समय से। लगभग पिछले 3-4 महीने से हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, हाई कोर्ट के पद के बारे में तो हमने बात कर ली कि अनुच्छेद 214 में इसका उल्लेख है। तो अब हम देखेंगे योग्यताएं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं योग्यताएं। योग्यताओं का उल्लेख है अनुच्छेद 217 में। और कितनी योग्यताएं हैं, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में भी बताया था कि हालांकि फैक्ट 4 लिखे गए हैं, लेकिन योग्यताएं 2 ही मानी जाएगी। यानी एक भारत का नागरिक होना चाहिए और बाकी जो 3 फैक्ट लिखे थे उनमें से कोई एक होनी चाहिए। अगर 2 है 3 है अच्छी बात है, लेकिन हमें कम से कम एक चाहिए। तो योग्यताओं की संख्या कितनी थी, 2। तो ऐसा ही हाई कोर्ट के बारे में है। देखिए, पहली जो योग्यता है वो है कि भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक तो होना ही पड़ेगा, चाहे आप छोटे से छोटे वार्ड पंच से लेकर चाहे आप राष्ट्रपति की बात करें, सब में पहली योग्यता यही रहेगी कि भारत का नागरिक हो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मूल भारत का नागरिक हो, भारत का मूल नागरिक हो, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसको बार बार एक्सप्लेन करना चाहिए। दूसरी जो योग्यता है वो ये है कि राज्य की न्यायिक सेवा में 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहा हो। यानी कि न्यायिक, अब न्यायिक सेवा को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि वो जज हो, वकील हो या अन्य कोई न्यायिक अधिकारी हो, ऐसा लिखा नहीं गया है। सिर्फ इतना लिखा गया है कि राज्य की न्यायिक सेवा में, यानी कि न्यायिक कार्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो वकील हो, जज हो, चाहे वो कुछ भी हो, और पिछले 10 वर्षों से वो व्यक्ति ये काम कर रहा हो। या अगर ऐसा नहीं है तो या इसमें लिखा गया है, दूसरी योग्यता ही रहेगी, उसको हम तीसरी काउंट नहीं करेंगे, या पिछले 10 वर्षों से हाई कोर्ट में वकील यानी कि अधिवक्ता हो, वकील या अधिवक्ता हो। तो फैक्ट यहाँ पे 3 लिखे गए हैं, लेकिन योग्यताएं 2 है। भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही पड़ेगा, या तो राज्य की न्यायिक सेवा में पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा हो, या फिर वो पिछले 10 वर्षों से हाई कोर्ट में वकील या अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हो। तो ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के योग्य है। तो योग्यताओं में सिर्फ इतना ही है। योग्यताओं के बाद हम पढ़ेंगे नियुक्ति। नियुक्ति जिसका उल्लेख भी कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 217 में है। और नियुक्ति कौन करता है, तो यहां पे थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं। मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं कि नियुक्ति का प्रश्न जब भी आएगा तो उसका उत्तर या तो राष्ट्रपति होगा या राज्यपाल होगा। 99% चांसेस यही रहेंगे। और मैंने कहा था कि अगर सेंटर का पद है तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, और अगर स्टेट का पद है तो नियुक्ति कौन करेगा, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन का स्कोप है। देखिए, हाई कोर्ट राज्य में होते हैं और शायद हम सोच लें कि भाई हाई कोर्ट राज्य के हैं तो उस हाई कोर्ट का संबंध राज्य से है, तो शायद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये बात पहले तो क्लियर कर लो। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है कि चाहे वो हाई कोर्ट का वकील जज है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे वो किसी जिले का जज है, उन सभी के लिए एक ही प्रकार की कानून व्यवस्था है, एक ही प्रकार का संविधान है और एक जैसे रूल रेगुलेशन है जिनको वे लोग फॉलो करते हैं। तो एकीकृत न्यायपालिका होने के कारण हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार भी
राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल का इस संदर्भ में रोल जरूर है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि राज्यपाल का इस संदर्भ में कोई रोल नहीं है, रोल है। हम देखते हैं क्या रोल है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके परामर्श से? और जब परामर्श की बात आएगी तो आप इस चीज़ को थोड़ा अपने ख्याल में रखना कि यहाँ पे मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख नहीं होगा, क्योंकि न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे परामर्श किसका होगा? देखिए, परामर्श होगा उस राज्य के हाई कोर्ट से, यानी उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उससे परामर्श होगा कि भाई आपके यहाँ पे इस जज की नियुक्ति हो रही है। उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जज से परामर्श होगा। उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श होगा। तो राज्यपाल से परामर्श हो रहा है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। भूमिका है, चाहे वो लेश मात्र है, लेकिन भूमिका है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? उस राज्य के हाई कोर्ट और उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश से, उस राज्यपाल के परामर्श से। ये तो सैद्धांतिक है, लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि हमने एक कॉलेजियम सिस्टम बना रखा है। तो हम यहाँ पे कॉलेजियम की बात करेंगे। व्यवहारिक रूप में क्या क्या होता है व्यवहार में कि राष्ट्रपति एक कॉलेजियम की सिफारिश पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब इस कॉलेजियम में कौन कौन होता है हम ये देख लेते हैं। देखिए, इस कॉलेजियम में होता है, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे उसका जो कॉलेजियम था, मैं यहाँ पे दोनों की चर्चा कर लेता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जो कॉलेजियम था उसमें कौन कौन था? उसमें एक तो थे चीफ जज ऑफ इंडिया प्लस 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कि 5 जजों का ये कॉलेजियम था। ये तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। लेकिन अभी अपने को देखना है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो कॉलेजियम होता है उसमें क्या व्यवस्था होती है। तो उसमें 5 तो ये होते हैं। देखिए, 5 तो यही बंदे होंगे। चीफ जज ऑफ इंडिया होगा, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, प्लस अब इसके बाद में कुछ बंदे और जुड़ेंगे। प्लस कौन होगा? चीफ जज उस राज्य का, जिस राज्य के हाई कोर्ट में या जिस हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है उस राज्य का चीफ जज होगा इस कॉलेजियम में, प्लस उसी राज्य के एक वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। और ये 7 लोगों का कॉलेजियम होगा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। थोड़ा सा दोबारा बता दूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में जो कॉलेजियम था उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये 5 सदस्य थे उस कॉलेजियम में। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो कॉलेजियम है उसमें 5 ये तो होंगे प्लस उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश प्लस उसी राज्य के एक वरिष्ठतम न्यायाधीश भी इस कॉलेजियम का हिस्सा होंगे, सदस्य होंगे। तो ये 7 सदस्यों का कॉलेजियम है। ये कॉलेजियम सिफारिश करेगा कि किस व्यक्ति को उस हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना है। और नियुक्ति फाइनली कौन करेंगे? नियुक्ति हमेशा कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, चाहे कुछ भी है। नियुक्ति के बाद हम बात करेंगे शपथ की। शपथ कौन दिलाता है? ओथ। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का जो काम है वो है राज्यपाल का। अब देखिए, नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल। ऐसे प्रश्न याद आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है। उधर लिख देगा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ, ऐसे लिख दिया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ, और आगे लिख दिया प्रेसिडेंट, या आगे लिख दिया प्राइम मिनिस्टर, या अन्य कुछ भी लिख दिया तो गलत हो जाएगा। शपथ की जब बात आएगी तो उत्तर क्या होगा? राज्यपाल, गवर्नर।
और अगर सुप्रीम कोर्ट लिखता तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा, तो तब उत्तर क्या होता, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। और शपथ क्या लेते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सभी न्यायाधीश, चाहे वो उच्च न्यायालय के हैं चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। शपथ के बाद जो हम पढ़ते हैं आगे, कार्यकाल। कार्यकाल और कार्यकाल के बारे में मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट में भी बताया था कि न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता। सेवानिवृत्ति आयु होती है, रिटायरमेंट एज होती है। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है वो कितनी है, 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है, 65 वर्ष। तो कार्यकाल नहीं होता, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 10-15 साल, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। न्यायाधीश 20 साल भी काम कर सकते हैं, 5 साल भी काम कर सकते हैं, और हो सकता है 1 साल ही को काम करें। ये डिपेंड करता है कि किस एज में उनको नियुक्त किया गया है। न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं कि न्यायाधीशों के संदर्भ में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, अधिकतम आयु का उल्लेख है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सांसद, उनके बारे में न्यूनतम आयु का उल्लेख है, परंतु अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो आयु है वो कितनी है, 62 वर्ष। हालांकि 114वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया है संसद में, 114वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में रखा गया है। और इस विधेयक में जो बात है, जो मुद्दा है वो ये है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु भी कितनी कर दी जाए, 65 वर्ष कर दी जाए। लेकिन चूंकि अभी तक इस विधेयक पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो अभी तक जो आयु है वो कितनी है, 62 वर्ष। कार्यकाल के बाद हम पढ़ेंगे हटाना। हटाया कैसे जाता है। और हटाना में मुझे बताने की आवश्यकता है ही नहीं, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। हालांकि थोड़ा सा मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया था, हम उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं हल्का सा। किसी भी प्रकार की अक्षमता अगर आ गई है न्यायाधीश में, शारीरिक या मानसिक, या उनका जो आचरण है वो अच्छा नहीं है, सदाचारी वे नहीं रहे हैं, सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी। अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जा रहा है तो प्रस्ताव रखने के लिए, ये प्रस्ताव हम रख रहे हैं, तो कम से कम अगर राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जा रहा है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है अगर प्रस्ताव रखा जा रहा है राज्यसभा में। और अगर प्रस्ताव रखा जा रहा है लोकसभा में तो कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है प्रस्ताव रखने के लिए। प्रस्ताव रख दिया तो लोकसभा में रखा गया है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ये फिक्स करेंगे कि इस प्रस्ताव पे चर्चा कब करनी है। और अगर राज्यसभा में रखा गया है तो सभापति जी तय करेंगे कि इस पे चर्चा कब करनी है। चर्चा होगी, जिस दिन चर्चा होगी उससे 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को नोटिस दे दिया जाएगा कि भाई आपके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, इस पर चर्चा होने जा रही है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। न्यायाधीश अपना पक्ष रखेंगे, और अगर मान लीजिए न्यायाधीश ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद फाइनली वोटिंग होती है, और अगर उस वोटिंग में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है और दोनों सदन, यानी कि पहले मान लीजिए लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी इसी विधि से प्रस्ताव पारित कर दिया, तो संबंधित न्यायाधीश को अपना पद छोड़ना होगा। और विशेष बहुमत का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं हल्का सा पीछे यहाँ भी दे देता हूं आपको।
विशेष बहुमत में दो चीजें होती है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का दो तिहाई बहुमत। ये है विशेष बहुमत की विधि। कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का दो तिहाई बहुमत। अब हम मान लेते हैं कि हम इस प्रस्ताव को लोकसभा में पारित कर रहे हैं। ये प्रस्ताव रखा गया लोकसभा में, और लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? हम 545 यहाँ पे मान के चलते हैं, 545 है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि पारित होकर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, उसके द्वारा एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था, रिजर्वेशन था, वो समाप्त कर दिया गया है। सिर्फ SC ST के आरक्षण को आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक। तो 545 का हम पहले देखेंगे बहुमत, और बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, यानी आधे से कुछ अधिक। और 545 का जब आधा करते हैं तो आधे से एक अधिक करेंगे तो ये बनेगा 273, ये बहुमत है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो रहा है तो कम से कम 273 व्यक्तियों के हस्ताक्षर चाहिए तो प्रस्ताव पारित होगा, वरना तो नहीं होगा। प्लस सिर्फ 273 से काम नहीं चलेगा, प्लस जितने लोग वहां पे प्रेजेंट हैं या उनमें से जितने मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 भी चाहिए। अब देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि जिस दिन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, ए नाम का कोई न्यायाधीश है और इसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था और उस पर चर्चा हो रही है लोकसभा में, तो उस दिन जो लोग प्रेजेंट हुए वहां पे 500 लोग प्रेजेंट पहुंचे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई भी सांसद न तो सकारात्मक न नकारात्मक अपना मत रखना नहीं चाहता, कि न तो वो न्यायाधीश को हटाने के पक्ष में है न रखने के पक्ष में है, न्यूट्रल है। ऐसा हो सकता है, कोई सांसद चाहे तो मतदान करे, मतदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब 500 लोग वहां पे प्रेजेंट हैं, लेकिन जब मतदान की बारी आई, मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है उस प्रस्ताव पर कि भाई कितने लोगों को लग रहा है कि वास्तव में इस ए नाम के न्यायाधीश ने अक्षमता है या इसके खिलाफ जो आप कदाचार का आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध हो रहा है। तो मतदान करते वक्त 450 लोगों ने मतदान किया, 450 लोगों ने मतदान किया, कुछ लोगों ने पक्ष में और कुछ लोगों ने विपक्ष में। अब 450 लोग मतदान करने वाले हैं फाइनली, इनमें से जो भी कम होगा, अब 450 मतदान कर रहे हैं और 450 का हम 2/3 निकालते हैं तो 2/3 कितना होगा इसका? 300। यानी कि अगर 450 लोग वोटिंग कर रहे हैं उस प्रस्ताव के बारे में, तो प्रस्ताव को पारित होने के लिए कम से कम 300 व्यक्तियों के हस्ताक्षर चाहिए, तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, क्योंकि दोनों बातें पूरी हो गई। कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना है? 273, और ये कितने हैं? 300, यानी 273 वाला आंकड़ा कवर हो गया। और जितने मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 भी है, तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 450 लोगों ने मतदान किया और उस प्रस्ताव के पक्ष में जो वोटिंग हुई वो हुई 290 लोगों की, तो क्या प्रस्ताव पारित हो जाएगा? प्रस्ताव पारित नहीं होगा। क्यों? देखिए, कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना है? 273। 273 से अधिक वोटें चाहिए है, यानी कि ये बात तो पूरी हो गई। लेकिन उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 चाहिए, और 2/3 कितना होता है? 300। लेकिन ये कितने हैं? 290। तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों बातों पे खरा उतरना है, बहुमत भी चाहिए और 2/3 बहुमत भी चाहिए मतदान करने वालों का। अब मान लेते हैं कि उस दिन जो वोटिंग हो रही थी, उस दिन 300 लोगों ने वोटिंग की, 300 लोगों ने वोटिंग की,
300 लोग पहुंचे और 300 के 300 सांसदों ने वोटिंग कर दी। अब 300 का 2/3 निकालेंगे तो कितना होता है? 200। और मान लेते हैं इस 300 में से 250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भाई ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, वास्तव में उस न्यायाधीश को हटना चाहिए। तो क्या प्रस्ताव पारित माना जाएगा? देखिए, कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना है? 273, और ये कितने हैं? 250, तो कम रहेंगे ना, प्रस्ताव पारित नहीं होगा। हालांकि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मिल गया। यहाँ पे 2/3 वाली बात तो पूरी हो गई, लेकिन बहुमत वाली बात पूरी नहीं हो रही। तो हमें दोनों चाहिए। यहाँ पे 2/3 यहाँ पे बहुमत मिल रहा है 290 में, लेकिन 2/3 नहीं मिल रहा। यहाँ पे 2/3 मिल रहा है, लेकिन बहुमत नहीं मिल रहा। तो हमें दोनों चाहिए, तब जाके प्रस्ताव पारित होगा। और एक बात मैंने बताई थी कि उसी सत्र में, अगर मान लेते हैं लोकसभा ने बजट सत्र में या मानसून सत्र में या शीत सत्र में प्रस्ताव को पारित किया है, तो राज्यसभा के लिए बाध्यता है कि उसी सत्र में प्रस्ताव को पारित करे, अन्यथा प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। तो यह है हटाने की प्रक्रिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, चाहे वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का आयुक्त है, या फिर वित्त आयोग का आयुक्त है, मानवाधिकार आयोग का सदस्य है, इसी विधि से हटाया जाएगा। न्यायाधीशों को हटाने की बात हो गई। थोड़ा सा हम इससे संबंधित कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की बात कर लेते हैं। वर्ष 2009 में 2 न्यायाधीश जिनके खिलाफ बीजेपी ने राज्यसभा में प्रस्ताव रखा, एक थे पीडी दिनकरन, जो कि कर्नाटक राज्य के हाई कोर्ट से संबंधित थे, और दूसरे थे सौमित्र सेन, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट से संबंधित हैं। इन दोनों न्यायाधीशों के खिलाफ वर्ष 2009 में राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया। अब जैसे ही प्रस्ताव रखा गया तो पीडी दिनकरन साहब ने सोचा कि त्यागपत्र दे देना चाहिए, और उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया। लेकिन सौमित्र सेन जी ने कहा कि नहीं, मैं अपना पक्ष रखूंगा और मैं साबित करके हटूंगा कि मेरे खिलाफ जो प्रस्ताव रखा गया है वो निराधार है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आपने प्रस्ताव रखा है, हम इस पर बहस करेंगे। तो राज्यसभा में बहस हुई और फाइनली इस पर वोटिंग हुई, और बड़े मजे की बात कि सौमित्र सेन के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होकर लोकसभा में चला गया। और सौमित्र सेन जी ने सोचा कि मेरे माथे पे एक कलंक लगने वाला है, क्योंकि भारतीय संवैधानिक के इतिहास में किसी भी न्यायाधीश को इस विधि से आज तक हटाया नहीं गया है। लेकिन सौमित्र सेन को लगा कि अगर लोकसभा ने भी मेरे खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया तो मैं एकमात्र व्यक्ति होऊंगा आज तक का जिसको संसद इस प्रस्ताव से हटाने जा रही है। तो लोकसभा में प्रस्ताव जाने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। लेकिन एक कलंक उनके माथे पे फिर भी लग गया है। सौमित्र सेन भारतीय संवैधानिक इतिहास के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ किसी एक सदन ने प्रस्ताव पारित किया है। राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर रखा है उनके खिलाफ, लोकसभा ने नहीं किया, प्रस्ताव समाप्त हो गया क्योंकि उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। लेकिन उनके माथे पे इतना बड़ा कलंक लग चुका है कि किसी एक सदन ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, और भारतीय संवैधानिक इतिहास में वे एकमात्र न्यायाधीश हैं। तो ये कुछ एक घटनाएं थी जिनके बारे में जिक्र सब संविधान में ऐसा उल्लेखित है कि जो भी न्यायाधीश रिटायर होगा तो वो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ के किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं करेगा। यानी कि चाहे तो केंद्र सरकार की बात हो रही है या राज्य सरकार, किसी भी लाभ के पद पर उसको कार्य नहीं करने दिया जाएगा सेवानिवृत्ति के बाद, किसी भी लाभ के पद पर। लेकिन हमारे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी, हम इस चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। रंजन गोगोई जी जो कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, मार्च 2020 में उनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। तो काफ़ी सारी बहस हुई, बहुत से लोगों ने इसका विरोध भी किया, कुछ इसके पक्ष में थे, कुछ इसके विरोध में थे।
अब अपने देखते हैं कि राज्यसभा का सदस्य होना क्या लाभ का पद है या नहीं है। पहली बात तो कि लाभ का पद क्या होगा। लाभ के पद को आज तक न तो हमारी न्यायपालिका ने परिभाषित किया है और न इस संदर्भ में संसद ने कोई नीति बनाई है, कोई कानून बनाया है। यानी कि लाभ का पद क्या है क्या नहीं है, ये अभी तक का विवादित मुद्दा रहा है। रंजन गोगोई जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए, तो राज्यसभा का सदस्य किसी भी तरीके से लाभ का पद है या नहीं है, इस बारे में हम भी कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अनुच्छेद 58 में मैंने आपको बता रखा है, लिखा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सभी मंत्री लाभ के पद नहीं हैं। लेकिन क्या सांसद लाभ का पद है या नहीं है, इस बारे में संविधान मौन है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि राज्यसभा का सदस्य होना लाभ का पद है, लोकसभा का सदस्य होना लाभ का पद है, क्योंकि लाभ का पद क्या है और क्या नहीं है इस पर आज तक कोई निर्णय हो ही नहीं सका। तो रंजन गोगोई जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, तो राज्यसभा का सदस्य होना लाभ का पद नहीं है। लेकिन एक नेचुरल जस्टिस की अगर हम बात करें तो रंजन गोगोई जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारी न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रहार होता है। नेचुरल जस्टिस क्योंकि व्यक्ति है और व्यक्ति, जैसा कि बड़े बड़े विचारकों ने कहा है, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। तो आज न्यायाधीश हैं तो कल ऐसी हमें अपेक्षा रहती है कि हमें कोई पद मिलेगा, किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो ये हालांकि संविधान का उल्लंघन नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय की अगर बात करें, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। लेकिन संविधान में इतना बार लिख रखा है कि कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो हाई कोर्ट का है या फिर सुप्रीम कोर्ट का है, सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकेगा। हमारे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम, इनके बारे में बात कर लेनी चाहिए। पी सदाशिवम जी को भी सेवानिवृत्ति के बाद केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि राज्यपाल लाभ का पद नहीं है, ऐसा तो लिखा गया है अनुच्छेद 58 में। लेकिन जब प्राकृतिक न्याय की बात आती है, जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता की बात आती है, तब हमारा जो नेचुरल जस्टिस है ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी न्यायाधीश को, चाहे वो लाभ का पद है या लाभ का पद नहीं है, इस रूप में नियुक्त नहीं करना चाहिए। तो पी सदाशिवम जो कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको भी केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। तो ये 2-3 मामले हैं जो हमें लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि ये प्राकृतिक जो न्याय है उसके खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है या नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। अनुच्छेद 222, किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किसी अन्यत्र हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, स्थानांतरित करना है, तो ये काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। बाकी जब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पर हमने इसका कर लिया था, लेकिन दोबारा भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि अगर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण करना पड़े तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। अगला है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कुछ एक विशेषताएं हैं, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, हाई कोर्ट के बारे में भी इनकी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात की थी। अगर मान लेते हैं कि जो चीफ जज होते हैं उनका पद रिक्त है किसी भी वजह से, उनका पद रिक्त होने पर किसी भी अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में, यानी कि कार्यवाहक चीफ जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में भी किया जा सकता है और ऐसा हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। दूसरा जो इसमें है कॉन्सेप्ट वो है एक्टिंग जज। एक्टिंग जज जिसको बोलते हैं अपर तथा कार्यवाहक न्यायाधीश। ये कार्यवाहक न्यायाधीश है, न कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अगर हाई कोर्ट में कार्यभार बढ़ गया
यानी कि बहुत सारे मामले इकट्ठे हो रखे हैं, या यूँ कहें कि पहले से कुछ मामले पेंडिंग पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उस व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष के लिए हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। दोबारा से समझिए शब्दों को कि अगर हाई कोर्ट में कार्यभार बहुत अधिक बढ़ गया है, बहुत सारे मामले इकट्ठे हो रखे हैं, कुछ मामले पहले के पेंडिंग पड़े हैं, इनको जल्दी से जल्दी अपने को सलटाना है, तो ऐसी स्थिति में हमें जजों की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो राष्ट्रपति जी को ऐसी शक्ति सौंपी गई है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसको अधिकतम 2 वर्षों के लिए हाई कोर्ट में कार्यवाहक जज के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्टिंग जज। तीसरा है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति। जैसा सुप्रीम कोर्ट में था कि अगर कोरम पूरा नहीं है तो ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे न्यायाधीश, उनको कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट में भी ऐसी गुंजाइश है। हाई कोर्ट, चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, वो जो रिटायर हो चुका है, तो उसको कुछ समय के लिए कोरम पूरा करने के लिए, गणपूर्ति पूरी करने के लिए राष्ट्रपति उनकी पुनर्नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, एक्टिंग जज है। जब ये लोग नियुक्त हो जाते हैं तो इनको वे सारी सुविधाएं, वे सारे वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो कि एक नॉर्मली न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही अपने हाई कोर्ट की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसका ये कॉन्सेप्ट आज पूरा होता है। कल हम आपके सामने रूबरू होंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।